आज मतदान की प्रक्रिया जारी है। चौथे चरण का मतदान हो रहा है। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। आपका तारुफ इन मेहमानों से करा देते हैं। मेरे साथ डॉक्टर टीना करमवीर हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। बहुत स्वागत है टीना जी आपका भारत एक्सप्रेस में। वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है पीयूष जी आपका भारत एक्सप्रेस में। और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सौरभ मालविया। बहुत स्वागत है मालविया जी आपका भी भारत एक्सप्रेस में। टीना, आपसे शुरुआत करते हुए, 3 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं, चौथे चरण के लिए मतदान जारी है। अब तक जो वोटिंग ट्रेंड देखने को मिला है, हालांकि लोग बढ़ चढ़ करके तो अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर नहीं आए, संतोषजनक आंकड़े नहीं रहे अब तक इलेक्शन कमीशन के जो डेटा सामने आए हैं। आज के मतदान के बाद 4 चरण संपन्न हो जाएंगे और आधे से भी कम अब जो क्षेत्र हैं वहां पर मतदान होना बाकी रहेगा। आपको इंटरनल रिपोर्ट्स मिल रही होंगी, क्या कुछ कहते हैं आंकड़े? देखिए, सबसे पहले तो मैं लोकतंत्र के इस पर्व पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और देखिए, चौथा चरण है। 3 चरण जैसे ही पूरे हुए तो ये स्पष्ट हो गया कि इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। और जिस तरीके से हम लोगों को फीडबैक मिल रहे हैं और हम जनता के बहुत आभारी हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को बहुत आश्वस्त करना चाहती हूँ कि देखिए, सरकार इंडिया अलायंस की बनने जा रही है। वो जो एम फैक्टर था वो काम नहीं कर रहा है। एम फैक्टर में आप मंगलसूत्र ले लीजिए, मोदी ले लीजिए, मटन ले लीजिए, मछली ले लीजिए, एम फैक्टर अब पूरी तरीके से फेल हो गया है। इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। और जो हम वादे कर रहे थे, हम अपने मैनिफेस्टो में बार बार कह रहे थे कि हम केंद्र में जैसे सरकार बनेगी 30 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, तो वो वादा हम पूरा करने जा रहे हैं। 1 लाख महालक्ष्मी योजना के तहत जो महिलाओं को जो इतना लंबा संघर्ष करती आ रही है 10 सालों में, आपने देखा होगा सिलेंडर महंगा था, सब्जियां महंगी थी, उन महिलाओं को वो 1 लाख जो है वो हम देने जा रहे हैं। और जो श्रमिक हैं उनके लिए, खासतौर पर मनरेगा मजदूरों के लिए जो 400 रुपए हर प्रति माह देने की हमने जो योजना की है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम सरकार बनने पर पहली कलम से हम ये काम सारे करेंगे जो हमने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं। क्योंकि देखिए, इससे पहले हमने सरकार चलाई है, हमने जो वादे किए हैं और जनता हम पर भरोसा करती है। जनता को ये पता है कि कांग्रेस पार्टी कभी 2 करोड़ का वादा नहीं कर रही, वो 30 लाख ही कह रही है, तो वो वादा पूरा करेगी। और इसीलिए जनता हम पर भरोसा कर रही है। और ये चुनाव, हम बार बार कह रही है, चुनाव कोई कांग्रेस पार्टी या कोई दल नहीं लड़ रही, चुनाव जनता लड़ रही है। इसीलिए हम बार बार जनता के बीच जाकर जनता का ही शुक्रगुजार कर रहे हैं कि जनता ने हम पर जो भरोसा जताया है, उस भरोसे को हम पूरी तरीके से उस भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और जो 10 साल अन्याय के जो रहे हैं, 10 साल बहुत होते हैं किसी भी सरकार के लिए। 10 साल में अगर देश के प्रधानमंत्री चाहते तो जो वादे किए थे वो वादे पूरे करते। लेकिन आज आप देखेंगे चुनावी प्रचार के दौरान उनको कांग्रेस भैंस खोल ले जाएगी। हम तो बार बार पूछ रहे हैं कि साहब, हम जब सत्ता में थे कितने लोगों की भैंसें खोली, किसी की कोई भैंस नहीं खोली। इसलिए आज इसलिए हम इतने उत्साहित भी हैं कि हमने जो हम लोगों को बार बार जो फीडबैक मिल रहा है उससे हम जैसे मैंने पहले कहा कि आप जो फीडबैक आपको मिल रहा है, इंटरनल जो सर्वेज आपके हैं, उसके हिसाब से आप दावा कर रही हैं कि इंडी गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। डॉक्टर सौरभ मालविया का मैं रुख कर रही हूँ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर अगर बात की जाए तो टीना दावा कर रही है कि इंडी गठबंधन यहाँ सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी की हवा टाइट है और एनडीए की कहीं लहर है नहीं, जो इनके इंटरनल रिपोर्ट्स कहते हैं। यही दावा दूसरे खेमे से भी हो रहा है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हमने सुना, जो चुनावी प्रचार के दरमियान ये दावा करते नजर आए कि अब की बार तो 50 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी कांग्रेस पार्टी। किसके दावों में ज्यादा दम दिखाई देता है? और जो अब तक लोग बहुत ज्यादा उत्साही नजर नहीं आए थे, हालांकि आज ट्रेंड शायद कुछ बदल रहा है, वोटिंग परसेंटेज अब तक संतोषजनक दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, चौथा चरण महत्वपूर्ण है और एक प्रकार पूरे 2024 लोकसभा चुनाव का निर्णायक दौर में हम आ चुके हैं। ऐसे में पहला, दूसरा और तीसरा तीनों चरण राजनीतिक दल के लिए चिंता की लकीरें खींची हुई है उसमें जो मत प्रतिशत सामने आया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है जो हमें समझना होगा कि ज्यादा पोलिंग परसेंटेज हमेशा सरकार के लिए खतरा की घंटी होती है जी। लेकिन यहाँ पर उस तरह की सीन नहीं दिख रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है। इंडिया गठबंधन यानी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, इस देश में जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जैसे सपा और अन्य दल, बिहार में, महाराष्ट्र में क्षेत्रीय दल, ये लोग बड़े ताकतवर रहे थे। आखिर क्या कारण हुआ कि जिसके कारण सब इकट्ठे हो गए और सब इकट्ठे होकर चुनाव के प्रत्याशी को देने में, जैसे कन्नौज आज चुनाव है,
और अखिलेश यादव अंतिम समय आते हैं कन्नौज। अमेठी में और रायबरेली के निर्णय करने में कांग्रेस को घबराहट होती है। कुल मिला के देखना है, दावा तो ठीक है 400 पार यदि मोदी कह रहे हैं तो अभी कांग्रेस की प्रवक्ता जरूर दावा कर रही है कि सरकार बना रही है। करना भी चाहिए, होना भी चाहिए राजनीति में। तो वो तो अपने मैनिफेस्टो में जो तमाम दावे पार्टी की तरफ से किए गए हैं उसकी तैयारियों का भी जिक्र कर रही हैं। इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाए या वाकई जो फीडबैक मिल रहा है उसमें कहीं कुछ दम है? आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल ये दावा करना चाहिए और इनको मानना चाहिए, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां पर एनडीए अपने 10 साल के कार्यों के साथ आई है उस तरह से कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को आने में देर होती नजर आ रही है। इस सच को इनको भी पता है और स्वीकारना भी चाहिए और मानना भी चाहिए। लेकिन सरकार के पक्ष में ही सब कुछ होगा ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि ये तो जनता बताएगी और ये 4 जून को पता चलेगा। मुझे लगता है लड़ाई कठिन है। ठीक है, लड़ाई थोड़ी कठिन आप कह रहे हैं। पीयूष जी का मैं रुख कर रही हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीयूष जी, अक्सर हम और आप जब बात करते हैं तो मैं देखती हूँ कि सरकार द्वारा जो वायदे किए गए या जिस भी तरीके से किसी मुद्दे को लेकर की प्रतिक्रिया दी गई, आप सरकार को खींचते हुए नजर आते हैं। इसलिए मैं ये कह रही हूं कि उनको आईना दिखाने का काम करते हैं कि हुजूर इसे ऐसे करते तो ज्यादा बेहतर होता लोकतंत्र के हिसाब से। फिलहाल दोनों ही खेमों की अगर दावों की बात की जाए तो दोनों खेमे ये कहते नजर आ रहे हैं कि जीत हमारी हो रही है। होता भी है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं तो ये तो कहना पड़ता है, वरना बाकी तमाम जो बाकी बचे हुए चरण है उस पर उसका असर पड़ सकता है। अब तक जो वोटिंग परसेंटेज रहे हैं और जो पहले के नतीजे रहे हैं उसको अगर हम तुलनात्मक आपस में एनालाइज करें तो किसका पलड़ा और किसके दावे ज्यादा वजनदार नजर आते हैं आपको? देखिए, इस बार का चुनाव में बड़ी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है जी। कोई भी दावा कोई भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है। और अभी ये बात हो रही थी कि जो सरकार है वो बहुत कुछ किया है, उसने निश्चित रूप से किया होगा, लेकिन वो सरकार जो है या भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी कैंपेन में उन चीजों को गिनवा नहीं रही है, दूसरी बातें कर रही है। तो देखिए, जहां तक आंकड़ों की बात है तो देखिए, एक पारंपरिक रूप से यह माना जाता था कि अगर चुनाव प्रतिशत ज्यादा जाता है पिछले चुनाव के कंपैरिजन में तो निश्चित रूप से यह माना जाता है कि जनता ने एक बदलाव के लिए मतदान किया है। और कम अगर प्रतिशत होता है या उतना ही होता है जितना कि पहले है तो जो स्टेटस को है वो माना जाता है कि जो पार्टी सत्ता में है वो ये माना जाता था अभी। लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा कोई नियम नहीं रह गया है, क्योंकि हमने देखा है कि कम प्रतिशत आता है तो भी सरकारें बदल जाती हैं और ज्यादा प्रतिशत आता है तो भी सरकारें टिकी रहती हैं। ये हमने कई राज्यों में देखा, इस बात को देखा है हमने। और केंद्र में भी कमोबेश जो ये स्थिति हमने देखी है। हालांकि 2014 और 2019 में खासकर काफी मत प्रतिशत जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काफी ज्यादा गया था जी। तो लेकिन उस हिसाब से इस बार वोटिंग हो नहीं रही है। क्या समझा जाए? लोग ये मान करके बैठ गए हैं कि भाई सरकार तो यही दावा कर रही है कि अब की बार 400 पार मोदी ही आएंगे, तो जो उदासीन रवैये के लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा लोकतंत्र में अपना योगदान देना जरूरी नहीं लगता, या ये सोचते हैं कि हमारे एक वोट से फर्क क्या पड़ेगा, ऐसे वो लोग हैं जो अपने घरों से बाहर नहीं निकले और मतदान नहीं किया, या वो लोग हैं जिन्हें सरकार की नीतियों में पॉलिसीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं समझ आया लेकिन उनके पास अच्छा विकल्प नहीं है विपक्ष में, तो उनको लगता है कि फिर वोट कास्ट करना सीधे सीधे बेकार रहेगा, हमारा वोट जाया जाएगा, हमारा योगदान जरूरी नहीं है हो या ना हो। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो कंफ्यूजन की स्थिति जो है वोट प्रतिशत को लेकर भी बनी हुई है। देखिए, आप ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि आप जो है 5 दिन या 10 दिन लग जाए इलेक्शन कमीशन को ये बताने में कि कुल कितनी वोटिंग हुई है। हमेशा इलेक्शन कमीशन कम से कम दूसरे दिन, ज्यादा से ज्यादा दूसरे दिन ये बात क्लियर कर देता था कितनी हुई। तो इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन है, इसलिए कोई भी ट्रेंड कैसा रहेगा या क्या होगा, क्या हुआ, क्यों इतनी टाइम लगा, ये कोई एक्सप्लेनेशन न तो इलेक्शन कमीशन ने दिया है न किसी और ने दिया है। तो ये एक शंका पैदा करता है। तो कितनी वाकई हुई, तो निश्चित रूप से देखिए उतनी नहीं हुई है जितनी की अपेक्षा
पार्टियां कर रही थी, चाहे वो इंडिया जो गठबंधन हो वो हो, जी। चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, वो जो उम्मीद कर रहा था कि भारी वोटिंग होगी मोदी जी की पॉलिसीज को लेके, गारंटीज को लेके, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि देखिए पूरा का पूरा प्रचार खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहक गया पूरा, वो एक कांग्रेस पार्टी पे केंद्रित हो गया, उनके मैनिफेस्टो पे, और उसको लेके तमाम 10 चीजें हुई। दूसरी बड़ी बात देखिए क्या है कि एक उदासीनता आई है निश्चित रूप से, ये मैं कह सकता हूं। और युवा वर्ग में खासकर अगर आपने भी देखा होगा, और मैं भी देख रहा हूं लगातार, वो जो लाइनों में वो युवा नहीं दिखाई दे रहे हैं जो बढ़ चढ़ के और खासकर फर्स्ट टाइम वोटर हुआ करते थे। जबकि इस बार अगर युवा वोटर्स की बात की जाए तो काफी बड़ा आंकड़ा नए वोटर्स का है जो पहली बार अपना मतदान करने वाले थे या कर चुके हैं। संख्या बहुत कम दिखाई दी। ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ। मैं एक बार फिर से टीना का रुख कर रही हूँ। टीना, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के, आपके लिए जो विपक्ष हैं, बीजेपी के तमाम दिग्गज चेहरों के प्रचार में कांग्रेस पार्टी को ज्यादा तवज्जो दिया जाना, आप इसे किस तरीके से देखती हैं? कांग्रेस पार्टी की अचीवमेंट, या साथ में एक चीज और इसमें ऐड कर रही हूँ, जब लगातार कांग्रेस पार्टी को तमाम मुद्दों पर ये दिग्गज घेरते नजर आते हैं तो जनता पर उसका असर भी पड़ता है। इसको आप किस तरीके से देखती हैं कि पूरा फोकस जो है बीजेपी का वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर शिफ्ट हो गया है? देखिए 10 साल में देश के प्रधानमंत्री के पास गिनाने को कोई काम नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है, तो अब उनको कांग्रेस को ही घेरने में लगे हुए हैं। वो नहीं, वो तो गिनाते हैं कि 70 साल बनाम हमारी अब तक का जो इतना हम लोगों ने काम किया कांग्रेस के शासनकाल, और बचे हुए 10 सालों में वो दिखाते हैं कि पलड़ा ज्यादा एनडीए की सरकार का भारी है। अच्छा, आप कहती हैं काम नहीं हुआ। भाषण, अच्छा प्रीति जी, एक भाषण बता दीजिए जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने ये काम किया है। वो तो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस मुझे गाली देती है, वो तो यही जा जाके कह रहे हैं कांग्रेस भैंस खोलने जाएगी, कांग्रेस आपके मंगलसूत्र छीन लेगी। हमने किसके मंगलसूत्र छीने? हमने तो इस मंगलसूत्र की, महिलाओं के जो मंगलसूत्र उनकी अब तक रक्षा करते आए हैं। मंगलसूत्र बेचने पे तो आपने मजबूर कर दिया। आप बताइए महंगाई की मार से महिलाएं किस तरीके से झेल रही हैं। उन महिलाओं के लिए हम महालक्ष्मी योजना लेकर आए हैं। अब इनके पास 10 साल थे, ये चाहते तो महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर सकते थे। सिलेंडर जो कि 400 में था वो आप 1100 तक पहुंचा दिया, आप कम कर सकते थे। लेकिन जहां चुनाव आया, जब राजस्थान में, तब आपको ये बोलना पड़ा, आपको करना पड़ा, लेकिन वैसे आप नहीं कर पा रहे थे। तो देखिए आज घर घर तक ये बात चली गई है कि अगर आपने एनडीए को वोट किया तो इस देश का संविधान बदल जाएगा। वोट का अधिकार जो कि हमें संविधान देता है, उस वोट के अधिकार को देश के प्रधानमंत्री छीन लेंगे। क्योंकि देखिए ये बार बार इनके ही नेता आकर बाहर कह रहे हैं, उछल उछल कर कह रहे हैं कि हम तो 400 पार इसलिए आना चाहते हैं, इस देश का संविधान बदल देंगे, इस संविधान बदलना चाहते हैं। तो ये बात जो है मैसेज दूर दूर तक गया है। और अच्छा, आप देखेंगे एक सवाल और कॉन्फिडेंस आप में दिखता है। आप कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन सत्ता पर इस बार काबिज होगा क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, सरकार ने काम कुछ किया नहीं है, और सिर्फ कांग्रेस को खरी खोटी सुनाने के अलावा उनके प्रचार में कहीं कुछ और दिखता भी नहीं है। सवाल ये कि इतना कॉन्फिडेंस आपकी पार्टी को, अमेठी की सीट राहुल गांधी ने छोड़कर रायबरेली को ही चुना, इस पर प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी, क्योंकि ये सवाल मुझे लगता है कि ज्यादातर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के मन में भी है। प्रियंका गांधी को लॉन्च न करना और अमेठी छोड़ के रायबरेली की सेफ सीट पर राहुल गांधी का चला जाना, ये बौखलाहट है, डर है, या कुछ और? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई मतभेद नहीं है और कोई किसी प्रकार की शंका नहीं है। उनको पता था, और ये हमारे लिए जो ये कहते आए थे अब तक कि हमने एक मीडिया को भी एक मसाला देने का मतलब मन जो था उन लोगों का कि हाँ ठीक है हमें तो मसाला मिल गया है, वो भी अब नहीं दिया। आज देखिए कि जिस तरीके से रायबरेली हमारी पारंपरिक सीट थी, वो राहुल गांधी जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और रही बात, हम कोई बीजेपी के कहने पर या किसी के कहने पर थोड़ी ना डिसाइड करेंगे कि हमें कहां से चुनाव लड़ना है। स्मृति ईरानी जी की पहचान क्या थी? स्मृति ईरानी जी की पहचान सिर्फ ये थी कि राहुल गांधी जी के अगेंस्ट उन्होंने चुनाव लड़ा, और बताइए उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। वो तो जब जाती है तो उनसे जनता पूछती है कि मैडम 13 रुपए में शक्कर कब देंगी आप? तो देखिए ये पूरी तरीके से बदल गया है, शिफ्ट हो गया है, और ये बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से एक महिला की पहचान, जो कि एक अभिनेत्री अच्छी हो सकती है लेकिन वो राजनीतिक अच्छी नहीं रही। राजनीति का होना एक
मुझे लगता है कि राजनीति में अगर आप प्रवेश कर रही है तो झूठ मत बोलिए, आप सच्चाई के साथ चुनाव फिर लड़िए। तो राहुल गांधी और को चुनाव में जाना जो चाहिए वादे किए था वो ना, पूरे जनता को करिए। बताना चाहिए था कि मोदी वेव में स्मृति ईरानी जीत गई, वरना उनका कोई कद इतना बड़ा था नहीं। लेकिन राहुल उसी सीट को छोड़ करके रायबरेली सेफ सीट पर चले गए, जिसे सोनिया गांधी ने विकेट की। टीना, यहाँ पर हम मतदान की प्रक्रिया को भी लेकर लगातार बात कर रहे हैं। आपने जो अब तक फीडबैक मिल रहा है, इंटरनल सर्वे हुआ है, उसको लेकर के कॉन्फिडेंस जाहिर किया। मैं एक चीज समझना चाहती हूँ कि लोग बावजूद तमाम प्रचार के अपने घरों से उस तरीके से बाहर नहीं निकल रहे हैं जैसा उत्साह इससे पहले जब 2019 में चुनाव हुए तो देखने को मिला था। लोगों में ये उदासीनता क्यों है? वो एक बेहतर विपक्ष की जो है वो उम्मीद कर रही थी और वो उसे नहीं मिल पा रहा है, या सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं नहीं लेकिन बेहतर विकल्प है भी नहीं, लिहाजा घर पर बैठे हैं हाथ पर हाथ रखकर? मोदी जी का जो फर्स्ट वोटर था वो तो अब विदेश चला गया है, वो इजराइल चला गया है और वो कनाडा चला गया है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो देखिए गांव के गांव खाली हो चुके हैं। युवा जो इनका फर्स्ट वोटर था वो बाहर इसलिए गया क्योंकि पहले इन्होंने वादे किए थे कि भाई हम आपको नौकरी देंगे। अब जिस तरीके से ठेका निजीकरण बढ़ा है और निजीकरण के बढ़ने से ठेका प्रथा जिस तरीके से बढ़ी, आप देखेंगे कि मैं हरियाणा से आती हूँ, वहां पर ठेके पर नौकरियां दी गई है, नौकरियों की जो परिभाषा है वो बदल दी गई है। इसीलिए यहाँ पर लोग हताश होकर, निराश होकर उनको दूसरे देशों में जाना पड़ रहा है। अपनी डिग्रियां आप देखेंगे कि मैं अगर हरियाणा के संदर्भ में बात करूं, जो पीएचडी किए हुए हैं वो क्लर्क की भर्ती करने के लिए भर्ती में एप्लीकेंट होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन टीना, चलिए ठीक है, बेरोजगारी है, बाकी तमाम समस्याएं भी हैं, ऐसा तो है नहीं कि पूरा देश ही विदेश जाकर के बैठ गया है। कई देश के बाशिंदे ऐसे हैं जो देश में होते हुए भी मतदान नहीं कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या लोगों को ये लग रहा है कि 400 पार तो मोदी ला ही रहे हैं, हमारे एक वोट से फर्क क्या पड़ेगा, लिहाजा गर्मी बहुत है, घर में आराम से बैठा जाए, और यही सोच करके ज्यादातर लोग वोट कास्ट करने नहीं पहुंच रहे? या लोगों को एक बेहतर विपक्ष की जो उम्मीद थी वो भरपाई नहीं हो पा रही है? विपक्ष भी आखिरी समय में गठबंधन लेकर आ गया, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से रसाकशी गठबंधन में भी देखने को मिली वो भी जनता देखती समझती है। अब उन्हें कोई बेहतर विकल्प नहीं मिल रहा तो वोट कास्ट क्यों करे, ये सोच करके उदासीन हुए पड़े हैं। आप इसे किस तरीके से देखती हैं, मैं ये समझना चाहती हूँ। विदेश जो चले गए छोड़ दीजिए उनकी बात, लेकिन जो देश में है वो क्यों नहीं वोट कास्ट कर रहे? देखिए उनको भी हम नहीं छोड़ सकते हैं, तो हमारे देश के नागरिक। नहीं ठीक है, जो है उनके बारे में तो बात कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपका सवाल सुना। देखिए जो हमारा वोटर है वो तो आज भी अड़िग है कि हाथ ही हालात बदलेगा। हम बार बार हमारा जो वोटर है वो कह रहा है कि हाथ बदलेगा हालात, लेकिन जो मोदी जी का वोटर है वो उनसे निराश है, क्योंकि उन्होंने वो ये बार बार कह रहे कि हमने तो वोट किया था कि उन्नति होगी, उपलब्धियां होंगी, कुछ विकास होगा, विकास के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन अब आज विकास कहाँ है? विकास तो पूछ रहे हैं ना। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। देखिए मोदी जी दरभंगा में इलाज के लिए बात कर रहे थे, अब वो खाली जमीन पड़ी है। अब दरभंगा में कहाँ एम्स हुआ है, एम्स बना है, और यही बिहार में जाके वो कहते हैं कि भाई वहां पर तो मैंने एक एयरपोर्ट बनवाया मोतिहारी में, अब वो एयरपोर्ट भी नहीं दिख रहा है। और जिस तरीके से आयुष्मान कार्ड की बात कर ली जाए तो आप देखेंगे कि 10 लाख एक ही मोबाइल से 10 लाख लोगों को इनरोल किया गया, रजिस्ट्रेशन किया गया। तो इन्होंने कोई काम नहीं किया मैडम इस 10 सालों के अंदर, तो इनको वोट दे किस उम्मीद पर? हम कह रहे हैं कि जो हमारा वोटर है वो आज भी पूरी तरीके से तो फिर अगर 10 साल तक काम नहीं किया तो फिर तो बदलाव के लिए वोट होना ही चाहिए, और ऐसा ही होता रहा है। प्रथा तो यही कहती है कि जब बम्पर वोटिंग होती है इसका मतलब है कि क्षेत्र की जनता वाकई में बदलाव चाहती है। टीना, ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार में बीजेपी और एनडीए के तमाम नेता, यही प्रचार आप लोग भी कर रहे हैं। मैं इसलिए बार बार पूछ रही हूं कि जिन क्षेत्रों में पूरी ताकत भी झोंकी जा रही है, खास करके उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, यूपी की बात कर ली जाए, बिहार की बात कर ली जाए, सबसे कम वोटिंग परसेंटेज इन्हीं राज्यों से देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर डाउन साउथ की बात की जाए या ईस्ट की बात की जाए, वहां पर वोटिंग ट्रेंड थोड़े अलग हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, लेकिन यूपी बिहार जहां से कहा जाता है होकर सत्ता की चाबी मिलती है केंद्र की, यहाँ की जनता वोट कास्ट नहीं कर रही है। ये निराशा क्यों, ये हताशा क्यों? गर्मी बहुत ज्यादा है क्या? देखिए गर्मी तो अब ये तो मुझे लगता है मोदी जी बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, और वो तो बहुत वैज्ञानिकता का उन्होंने कई बार प्रमाण भी दिया है, तो वो बता सकते हैं कि गर्मी इतनी क्यों बढ़ रही है।
लेकिन गर्मी मुझे लगता है कि गर्मी नई विषय है। देखिए, जनता निराश इसलिए भी है कि जब एक तरफ मोदी जी की बहुत लहर थी कि भाई हम सत्ता में आ रहे हैं, हम ऐसा काम करेंगे, और विश्वास जताया और हमें वोट नहीं दिया, लेकिन आज हवा किस तरीके से बदल गई। आज हवा कांग्रेस के पक्ष में है। आज हमारा वोटर पूरी तरीके से आश्वसित है कि हम सत्ता में आएंगे तो उनके युवा, उनके बच्चों को नौकरियां दी जाएंगी। वो आतंक इधर उधर नहीं घूमेंगे, वो विदेशों में नहीं जाएंगे, वो इजराइल जहां युद्ध हो रहा है वहां नहीं जाएंगे, वो इस भारत में ही रहकर विकास करेंगे, काम करेंगे। और जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज की अगर गिरने की बात है तो उसमें देखिए जिस तरीके से निराश युवा इसलिए हैं क्योंकि उनको वो सब वादे जो किए गए थे वो उन तक नहीं पहुंच पाए। और मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से जब इंटरनल सर्वे आया आरएसएस और बीजेपी का, तो जनता ने तभी मन बना लिया था कि जब ये इनके सर्वे में ये आ रहा था कि ये हार रहे हैं, तब से इन्होंने 400 पार का नारा देना शुरू कर दिया। साइकोलॉजिकल वॉर कहते हैं जिसे, कि लोगों जनता के दिमाग में ये डालना कि, और मीडिया के माध्यम से, कि हम सत्ता में आ रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो ये भी जानते हैं, रातों की नींद तो इनकी भी उड़ी हुई है, इनको भी डर सता रहा है। इसलिए मोदी जी इनको भी का मैं क्या मतलब समझूं, किसको, और दूसरा कौन है जिसे डर है? भाग दौड़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस सत्ता में आई तो आपके मंगलसूत्र छीन लेगी, तो डरा रहे हैं जनता को। और जबकि सच्चाई ये है कि मैं इस बीच मेरे साथ कुछ मेहमान और जुड़ गए हैं, मैं उनका भी तारुफ करा लेती हूँ। लौटूंगी टीना आपके पास में भी। बीजेपी से प्रवक्ता है विमल सिंह जी, बहुत स्वागत है विमल जी आपका भारत एक्सप्रेस में। और मेरे साथ लगातार राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सौरभ मालवीय जी। सौरभ साहब, आपका भी मैं एक बार फिर से रुख करूंगी, लेकिन विमल जी से एक बार शुरुआत करना जरूरी हो जाता है। विमल जी, यही सवाल मैं टीना से भी पूछ रही थी। रैलियों में जबरदस्त भीड़, इतनी भीड़ के पंडाल छोटे पड़ जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए, बीजेपी के दिग्गजों को सुनने के लिए अथाह भीड़। यही हाल कांग्रेस पार्टी के साथ में भी। लोग वोट कास्ट करने क्यों नहीं जा रहे? सिर्फ रैलियों से सुनकर के तो लोकतंत्र का निर्माण नहीं हो सकता, एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि ये चिंता सता रही होगी आप लोगों को। आपका इंटरनल फीडबैक क्या कहता है अब तक जो चुनाव हुए हैं उसको लेकर? मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो जनता है, इस वक्त की जनता है, वो हमें वोट करने के लिए जा रही है और उनका पूरा का पूरा सपोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी मिल रहा है। लेकिन पहले के अगर मुताबिक देखें तो वोट परसेंटेज थोड़ा बहुत कम हुआ है। तो अगर इसको देखा जाए तो हो सकता है कि गर्मी की वजह से भी लोग जो है घर से बाहर ना निकल रहे हो, या बहुत सारी ऐसी चीजें आ सकती हैं जिसकी वजह से लोग बाहर ना निकल रहे हो। बट पिछले से अगर हम देखें, पिछले 2019 का वोट परसेंटेज और 2024 का वोट परसेंटेज, जो हमारे 3 फेज का चुनाव हो चुका है, तो उसमें जो है ज्यादा अंतर नहीं है, 1-2% या 3% का ही जो है वोट परसेंट का अंतर आ रहा है जी। बाकी मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारी जो ईश्वर रूप जो जनता है उसने पूरा मन बना लिया है प्रधानमंत्री जी को। अभी मैं आपके कांग्रेस की जो हमारी साथी जुड़ी हुई है उनको मैं सुन रहा था। देखिए, आज जो है चौथा फेज का चुनाव है और आज जो है वोट पोल हो रहा है, और शाम तक जैसे ही पोल खत्म होगा आप देख लीजिएगा, आज जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपना बहुमत का आंकड़ा जो है पार कर दिया। और बाकी जो है हमारे जो 2-3 चरण का जो चुनाव बचा हुआ है उसमें हम जो है 400 का आंकड़ा कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। हमारी एनडीए जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम 400 का आंकड़ा पूरा करेंगे। बाकी जो है जो सीटें बचेंगी हम विपक्ष के लिए और अन्य के लिए छोड़ देंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जनता के प्रति जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का किया गया कार्य, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है ग्राउंड पे जाके जो है योजनाओं को जो है हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा, हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो है हम जो काम करते हैं, हम जो हमारी जो प्रधानमंत्री जी की योजना है उसको हम जाके जनता को बता रहे हैं, और उसके बिहाफ पर भी हम जो है जनता से उनका प्यार और आशीर्वाद के रूप में वोट हम जो है उनसे मांग रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो ईश्वर रूप जो जनता है वो हमें जो है पूरा अपना विश्वास और अपना प्यार जो है वो जताते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, आप भी यही दावा कर रहे हैं, टीना भी यही दावा कर रही हैं कि हमें जनता का प्यार मिल रहा है, वोट मिल रहा है। दोनों ही खेमे सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। सौरभ जी, कैसे होगा? दोनों ही खेमे कह रहे हैं, अब एक साथ तो जुड़ नहीं सकते, एनडीए और इंडी गठबंधन। किसकी दावों में आप ज्यादा दम पाते हैं? पलड़ा किसका ज्यादा भारी? देखिए, राजनीतिक दलों का दावा करना तो स्वाभाविक है, और खास करके चुनाव में, इस दौर में जब चुनाव चौखट पर है और दल मैदान में है तो उसको दावा तो करना ही चाहिए। लेकिन सोचना जरूर है इस बात को, जैसे टीना जी को सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ आ रहा है। लेकिन एक बार बात ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस के तमाम लोग धीरे धीरे अलग होते गए। आखिर क्या कारण है कि पार्टी
देश की सबसे पुरानी पार्टी और बड़ी पार्टी क्यों इतनी कमजोर होती गई और एक के बाद अनेक राज्यों से फिर 2014, 2019, 2024 तक का ये सफर जो है सत्ता से दूर होता दिख रहा है। ऐसे में कांग्रेस को थोड़ा और अपने उस संगठनात्मक स्ट्रक्चर को और मजबूती के साथ देखना चाहिए। ठीक है, मैं जानता हूं उनके पास तर्क बहुत होगा, इस बात को आपका लोकतंत्र में कहना चाहिए, पर हम राजनीतिक रूप से जब समीक्षा करते हैं, विचार करते हैं, तो इस तथ्य के इस आईने को जरूर समझना चाहिए कि आखिर वो क्या कारण है कि एक के बाद एक राज्य का जाना और उस राज्य के बड़े नेताओं का जाना, यानी धीरे धीरे कांग्रेस सौरभ जी अपने पराये हुए और पराये होकर के भी कहां गए तो बीजेपी के दामन को पकड़ करके उस खेमे को मजबूत करते चले गए। विपक्ष इस वक्त कमजोर है, ऑल टाइम अब तक जो इतिहास रहा है सबसे ज्यादा कमजोर इसी चरण में जो अभी चुनाव हो रहे हैं इसमें आप पाते हैं, ऐसा है क्या? क्योंकि जनता कह रही है विपक्ष तो कहीं है ही नहीं, चुनाव वाली फीलिंग नहीं आ रही है, ऐसा भी लोगों का कहना है। प्रीति जी, किससे प्रश्न है आपका? आपसे ये प्रश्न है सर। जी जी जी, देखिए एक बात तो ये सच है, जरा वो बात मेरी पूरी हो जाए जी। देखिए दिल्ली में केजरीवाल की उपज कांग्रेस के विरोध हुई थी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने अपनी जगह बनाई कांग्रेस के वोट बैंक में सेट करके। जी। इस बात को थोड़ा समझना चाहिए था, आखिर गठबंधन ये कहाँ लेके जा रहा है। दूसरी बात यह है कि देखिए लगातार सत्ता में जो दल बना रहता है उसके सामने उदासीनता तो स्वाभाविक है, होती ही होती है। और मोदी का चेहरा, मोदी का नाम, मोदी के नारे, ये कितने दिन कितना असर दिखाता है, ये भी एक सवाल है। उदासीनता तो है चुनाव में, खास करके 3 चरण का चुनाव तो चिंता की लकीरें सभी दलों पर दे रहा है। ऐसे में क्या चमत्कार होगा ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। चलिए ठीक है, 4 तारीख का इंतजार और निगाहें मुझे लगता है सभी को होंगी, पूरा देश 4 तारीख का इंतजार कर रहा है कि किसके हक में नतीजे आएंगे। हालांकि दावे दोनों खेमे कर रहा है कि जीत हमारी हो रही है। मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, संजय मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है संजय जी आपका भारत एक्सप्रेस में। यहाँ सर हम जो चर्चा कर रहे हैं, पहले तो अब तक जो वोटिंग परसेंटेज रहा है 3 चरणों का और आज का, हालांकि आज कुछ स्पीड पकड़ता नजर आ रहा है, लेकिन जनता चुनावों को लेकर उतनी उत्साहित नहीं है। रैलियों में तो भीड़ आती है लेकिन पोलिंग सेंटर्स का वो रुख नहीं करती है। इसके पीछे की वजह क्या? विपक्ष कमजोर है, सरकार में बहुत ज्यादा उन्हें कुछ बदलाव की जरूरत नहीं है और लगता है कि हमारे एक वोट कास्ट करने से या न करने से फर्क क्या पड़ेगा, जो है वो तो आ ही रहे हैं, दोबारा रिपीट हो रहे हैं। इसको आप देखते हैं या विपक्ष बहुत कमजोर है, बदलें भी तो किसको बदलें, जो है वही ठीक है, काम चला लिया जाए, ये सोच रहे हैं? या जैसा विपक्ष कह रहा है कि ये वोट हमारे पड़ रहे हैं, उनको तो लोग अब वोट कास्ट ही नहीं करने जा रहे हैं। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? असेसमेंट क्या है आपका? नहीं प्रीति जी, देखिए मेरा मानना है कि देश में आज जिस तरह की सब चीज़ें 2 पक्ष में बटी हुई हैं, 2014 के बाद आप गौर कीजिएगा कि सब कुछ बटा हुआ है। आज वोटर भी बट गया है, लेकिन जो वोट डल रहे हैं, मेरा ये मानना है कि जो लोग महंगाई बेरोजगारी से परेशान हैं वो वोट कास्ट कर रहे हैं सरकार बदलने के लिए। ये जो मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन सर कम वोटिंग परसेंटेज ये नहीं कहता कि सरकार नहीं बदलना चाहती, क्योंकि ट्रेंड तो अब तक यही रहे हैं कि जब बम्पर वोटिंग होती है यानी सरकार पक्का बदलेगी। मैं उसी पे जी। जो दूसरा पक्ष है, जो मोदी जी को ही पसंद करता है, चाहे वो सनातन के नाम पर हो या राम मंदिर के नाम पर हो, जैसा भी, लेकिन वो बाकी कामों से खुश नहीं है। और वो ये भी चाहता है कि भाई ठीक है, हम यदि मोदी जी को वोट नहीं करेंगे तो हम किसी और को भी वोट नहीं करेंगे। तो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है। जो वोट परसेंटेज जो नहीं हो पा रहा, जो नहीं बढ़ पा रहा है, वो बीजेपी की सरकार को बदलने के लिए काफी है। पहली बात। दूसरी बात, जो जल्दबाजी, जो घबराहट आप देखेंगे यहाँ पे बीजेपी के लोगों की, एक देश के प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट आ रहा है, बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, कि वो पहली बार 400 पार के नारे लगवाते हैं, उसके बाद दूसरे चरण में जाते जाते वो 400 पार के नारे भूल जाते हैं, वो मंगलसूत्र पे आ जाते हैं, और तीसरे चरण में जाते जाते वो पाकिस्तान पे आ जाते हैं, हिंदू मुसलमान पे आ जाते हैं।